मौसम सरमा की एक खनक सुबह थी। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ देर पहले बर्फीली हवा के झक्कड़ चल रहे थे, फिर काले बादलों से आसमान ढक गया। अजीब नज़ारा था और मुझे स्कूल जाना था। अम्मी की तबीयत ठीक ना थी, तभी मैं नाश्ते के लिए नान लेने अकेली ही तनूर पर चली गई। ये तनूर हमारे मोहल्ले की एक बेवा औरत चलाती थी और ख़ुद अपने हाथ से नान लगाती थी। वहाँ पहुंची तो एक लड़का पहले से मौजूद था, वो भी नान ले रहा था। उसे देखकर लगा जैसे सारा जहां उसने अपनी आंखों में समेट रखा हो। वो लड़का नहीं, कोई चमकता सितारा था। इन दिनों मैं 13 वर्ष की थी और वो 20 वर्ष का होगा। मैंने नान वाली खाला से कहा, मुझे जल्दी नान दे दो, स्कूल को देर हो रही है। तभी लड़के ने अपने लिए खरीदे हुए नान मुझे दे दिए। मैं हैरत से उसे देखने लगी। इसके चेहरे पर इतना रौब था कि नान वापस करने की हिम्मत ना हुई, तो पैसे मैंने तनूर वाली खाला के आगे रख दिए। मुझे जल्दी थी, स्कूल जाना था, मगर मैं नान पकड़े खड़ी थी। शायद इसकी सूरत में गुम थी। ऐसी सूरत ज़िंदगी में पहली बार जो देखी थी। मेरी हैरत से बेनियाज वो चला गया। इस वाक़या को 1 माह बीत गया। दोबारा ना देखा तो आंखें इसे देखने को तरसने लगी, मगर वो दिखाई ना दिया। जब घर से निकलती दुआ करती, ऐ काश इसे देख लूँ। एक रोज़ दुआ कबूल हो गई। दोपहर का वक्त था। मैं ट्यूशन पढ़कर वापस आ रही थी। क्या देखती हूँ, वही लड़का आंखों में सुरमा और चेहरे पर तबस्सुम लिए अपने किसी दोस्त के हमरा कुछ सामान उठाए अपने मकान की तरफ जा रहा है। इसका घर ज़्यादा दूर ना था। जब वो पास से गुजरा तो मेरी जानब मुड़कर देखा। तभी दिल की धड़कनें तेज़ हुईं। जी चाहा इसे पुकार लो, मगर इतनी कमसिन थी कि पुकारने की जुर्रत भी ना कर सकती थी। अम्मी जान से कहा, जाने कौन लोग सामने वाले मकान में आए हैं, इन नए किरायादारों से जाकर मिलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों जाएं? उन्होंने सख्ती से जवाब दिया और मैं सहम कर चुप हो गई। एक रोज़ कुदरत ने अचानक इसकी सूरत दिखा दी। क्या देखती हूँ, घर के सामने खड़ा है और मोटरसाइकिल ठीक करवा रहा है। मुझे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी इसकी तरफ गई। वो अकेला था, लेकिन बात ना कर सकी। एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। एक रोज़ एक खातून और 2 लड़कियां हमारे घर आई। आने वाली आंटी ने अपना तारुफ कराया। मैं जुनेद की माँ हूँ और ये मेरी बेटियां ज़ेबा और शीबा हैं। हम आपके सामने वाले मकान में आए हैं, सोचा आपसे मिलें। वो बहुत मिलनसार और मुहज़्ज़ब थी। अम्मी और आपा खुश दिली से मिली, इनको पसंद किया और कहा कि हम भी आपके घर आएंगे। मेरी खुशी की इंतहा ना थी। दिल की मुराद भर आई थी। आरज़ू थी कि इनके घर आना जाना हो। एक बात नोट की कि वो मेरी जानब तवज्जो और दिलचस्पी से देखती थी। शीबा ने मुझसे दोस्ती कर ली और घर आने का वादा लिया। हफ्ता बाद अम्मी ने कहा, चलो ना हम सायों से मिलकर आते हैं। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। जल्दी से तैयार हो गए। मैं और अम्मी गए। उन्होंने बड़ी आओभगत की। हम वहाँ कुछ देर बैठकर आ गए। दिल था कि इस मकान की दहलीज पर रह गया था। मैट्रिक के इम्तहान होने वाले थे। मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थी, लेकिन शीबा रोज़ आ जाती। मैं पढ़ाई छोड़कर इससे बातें करने लगती। खुदा खुदा करके पर्चे हो गए। तो एक रोज़ इसने कहा, हम तुम्हारा रिश्ता जुनेद भाई के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारी क्या मर्ज़ी है? क्योंकि भैया का ख्याल है कि किरण की मर्ज़ी ज़रूर मालूम करनी चाहिए। मैं ये सुनकर शर्मा गई, मगर खुशी चेहरे से छलक रही थी। शीबा ने पूछा, तुम चुप हो लेकिन मुस्कुरा रही हो, तो मैं हाँ समझूं? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी, क्योंकि चेहरे पर हया की सुर्खी ने इसे सब कुछ बता दिया था। शीबा ने जुनेद से कहा, जिस लड़की को तुमने पसंद किया वो भी तुम्हें पसंद करती है। हम किरण का रिश्ता ज़रूर लेंगे। अपनी हर बात मेरी बड़ी बहन की सलाह और मशवरे से करती थी। और आपा जो शादीशुदा थी, हमारे घर की ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। जब जुनेद की अम्मी रिश्ता लाई तो अम्मी ने आपा से मशवरा किया और फिर उन्होंने लड़के को बुला लिया। कुछ देर बातचीत की। उनको जुनेद बहुत पसंद आया। उन्होंने अब्बू से बात की। अब्बू खासे बूढ़े थे। कहने लगे, बेटा जैसी तुम लोगों की मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, खुद ही देखभाल कर लो। बहनोई ने भी जुनेद को जांचा परखा। फिर अम्मी को कहा, लड़का अच्छा है, फ़ौरन हाँ कर दे और साथ ही निकाह कर दे। मैं सोच भी ना सकती थी वो हो गया। पहले दिन बात पक्की हुई और हफ्ता बाद मेरा जुनेद से निकाह हो गया। शुरू में ससुराल वाले बड़े तोहफ़े लेकर आते। कुछ अरसा बाद उन्होंने मुतालबा किया कि रुखसती कर दे। इस बात पर बहनोई साहब ने कहा कि 4 साल का आपने वादा किया था, अभी तो 2 साल गुजरे हैं। मेरे ससुर गरीब आदमी हैं, इनकी आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है। अच्छी रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि जहेज़ बना सके। कुछ जहेज़ बन जाए तो लड़की को रुखसत कर देंगे। लेकिन उन्होंने ही इसरार किया कि हमको जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको बगैर जहेज़ के रुखसती दे दें। इसके बाद कुछ लोगों ने ये बात फैला दी कि वो लड़की को ब्याह कर ले जाएंगे और फिर तलाक दे देंगे।
तब मेरे घर वाले बेहद परेशान हो गए। इस वजह से बहनोई ने मेरे हक महर में 50,000 के इजाफे का मुतालबा कर दिया। इस बात पर वो लोग बददिल हो गए और पीछे हट गए। अब असल परेशानी का शिकार मैं और जुनेद थे, क्योंकि हमें एक दूसरे से जुदाई मंजूर ना थी। शीबा ने मुझे अपने भाई का खत ला कर दिया, जिसमें लिखा था पार्क में मिलो। मैं सहेली के घर जाने के बहाने पार्क में आ गई और इससे मिली। सलाम के अल्फाज भी मुझसे अदा नहीं हो रहे थे। वो जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मैं एक बात का भी जवाब ना दे सकी। बस इसके चेहरे की तरफ देखती रही। जब कहा, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? देखो किरण, अगर तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता ना दिया तो मेरे घर वाले तलाक पर तुल जाएंगे और हम बिछड़ जाएंगे। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर कहा तो बस इतना, और मिल जाएगी, लेकिन मुझ जैसी तो ना मिलेगी। हाँ, तुम परी हो, लेकिन वादा करो मुझे धोखा ना दोगी। वादा करो तुम कभी मुझे धोखा ना दोगे। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि कभी धोखा ना दूंगा। कुछ देर बाग में बैठकर हम आ गए तो मेरे दिल को सुकून मिला। इस पहली और आखिरी मुलाकात के बाद मुझ बदकिस्मत पर वो क़यामत टूटी के कलम लिखते हुए और हाथ रकम करते हुए कांप रहे हैं। ये वो दिन था जब ज़लज़ला आया था। सुबह का वक्त था। मैं अपने घर की खिड़की से इसके दरवाजे की सिमत देख रही थी। मेरी आंखें इसका दीदार करना चाहती थी। अचानक ज़मीन के अंदर इस कदर खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी कि मारे दहशत के मेरी चीख निकल गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ। घर, मकानात, पहाड़, सब ही कुछ ज़मीं बोझ था। खाक, खून, पत्थर, चीखें और सिसकियाँ मैं कुछ देख सकती और ना सुन सकती थी। जब होश आया तो कायनात बदल गई थी। मेरा कुछ भी मेरे पास ना था। घर वाले कहाँ गए खबर नहीं। मैं एक गाड़ी में थी और मेरे इर्द गिर्द अजनबी चेहरे थे। वो जाने किन रस्तों पर और मुझे कहाँ ले जा रहे थे। ये लोग बुर्दा फरोश थे। मेरे अलावा और भी लड़कियाँ इनके हाथ लगी। ये हमें उठा लाए और बेच दिया। फिर हम ऐसी जगह पहुँचा दी गई जिसका नाम लेते हुए शुरफा घबरा जाते हैं। ये लाहौर का इलाका था, जहाँ हुस्न फरोशी और जिस्मों का कारोबार होता था। मुझे भी इन जालिमों ने इसी जहन्नुम में धकेल दिया। शुरू दिनों में मुझ पर क्या गुजरी ये ना ही लिखूं तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे वालिदैन अगर ज़िंदा होंगे और वो ये हाल पढ़ लेंगे तो इन पर एक और क़यामत भी गुजर जाएगी। जहाँ मैं थी वहाँ रोज़ ही हुस्न के ख़रीदार आते थे और हमको सजा संवार कर इनके हवाले कर दिया जाता था। मेरे साथ वाले कोठे पर जिस बेगम का ठिकाना था, इसमें इसकी 4 नाम निहाद बेटियां रहती थीं, जिनसे वो दौलत कमाती थी। इन लड़कियों में से एक का नाम मदीहा था और वो भी मेरी तरह मुसीबत की मारी थी। इस लड़की से मेरी दोस्ती हो गई और अक्सर जब फरागत होती हम मिल बैठकर दुख सुख कर लिया करती थी। एक दिन खिड़की से मैंने अपनी इस सहेली मदीहा को बुलाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही सोफे पर जुनेद बैठा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। भला मैं कैसे इसको सूरत बुला सकती थी जिसकी सूरत मेरे दिल में बसी थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। अपने आप को कैसे जाहिर करती, इस बात का भी हौसला नहीं था, लेकिन मैं इसकी मनकूहा थी। मेरा इसके साथ निकाह हुआ था और तलाक भी ना हुई थी। काफ़ी देर खिड़की में खड़ी रही और वो इनके घर से निकल कर चला गया। साथ इसका दोस्त था। जब वो चला गया तो मैंने मदीहा को बुलाया और पूछा कि ये कौन लोग थे। कहने लगी शमशेर था, जो आपा का शेदाई है, और आज वो अपना एक दोस्त साथ लाया था। ये नया पंछी है, मेरे लिए बात की है, शाम को मुझे ले जाएंगे। मेरा दिल बैठ सा गया। लब पर हकीकत हाल लाना चाहती थी, मगर जब्त कर लिया कि राज अफशा होने की सूरत में मज़ीद हालात ख़राब हो सकते थे। एक हफ्ता तक वो नज़र ना आया। बारहा इरादा किया मदीहा से पूछूं, मगर ज़ुबान ना खोल सकी। इत्तफाक के एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई और दवा लेने अम्मा ने मुझे नुकरानी के हमरा साथ वाले मतब भेजा तो मतब के दरवाजे के करीब मुझको जुनेद नज़र आ गया। मैं खुद पर काबू ना रख सकी और नकाब उल्ट दिया। हालांकि मुझे पता था कि यहाँ इर्द गिर्द ऐसे चौकीदार फिरते रहते थे जिनके फ़राइज़ थे कि वो हम पर नज़र रखें, ताकि कोई लड़की कहीं भाग कर न जा सके। जुनेद ने मुझे देखा तो शशदर रह गया। तुम यहाँ? हाँ, मैंने झूठ बोला। हमारा घर सड़क पार ब्लॉक में है। यहाँ मैं दवा लेने आई थी। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है ना? तुम लोग सब खैरियत से हो? हाँ, ज़लज़ले के बाद एक इमदादी टीम ने हमें कुछ दिन कैंप में रखा, फिर यहाँ ला बसाया। और तुम? मैं भी ज़िंदा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे थे। वो कुछ खजल सा हुआ। इस रोज़ भी मैं दवा लेने आई थी तो तुम सामने की तरफ जा रहे थे। वहाँ कौन रहता है? मैंने बनकर सवाल किया। वहाँ मेरा दोस्त ले गया। इसकी एक दोस्त है मदीहा, वो इससे मिलने गया था, लेकिन सुना है वो जगह अच्छी नहीं है।
ایک دم میں بھر گئی۔ میں نے کہا جنید جھوٹ مت بولو، تم جیسا جھوٹا فریبی اور چکر باز میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا، مجھ سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کرن تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کافی اصرار کیا کہ اپنے گھر کا پتہ دو، لیکن میں نے کوئی بات نہ سنی۔ کافی دیر سمجھاتا رہا کہ دن رات دعا کے بعد مل گئی ہو تو ایسا مت کرو، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اس بازار کا کوئی نگہبان مجھے دیکھ لے گا تو میری شامت آ جائے گی اور وہ گنڈے جنید کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں بے بس تھی۔ کوٹھے والی ماں تو کبھی کسی کو یوں اکیلا نہ بھیجتی تھی، مجھ پر اعتبار کر کے ملازمہ کے ہمراہ بھیجا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی گرگا میری نگرانی ضرور کر رہا ہوگا۔ اس وقت بے بسی سے آنسو میری آنکھوں سے چھلک رہے تھے اور بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا واقعی تم بہت خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے میں نے اپنی زندگی میں محبت صرف تم سے ہی کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، تم چاہے مجھے بھول جاؤ۔ رہی بات ملاقات کی، اگر تم نہیں چاہتی آج کے بعد میں بھی تمہارے اس شہر میں نظر نہیں آؤں گا۔ اگر تم خود مجھ سے رابطہ کرنا چاہو تو یہ لو میرا نمبر، اس پر مجھے فون کر دینا، میں تمہارے سارے غم سمیٹ لوں گا اور اپنی ساری خوشیاں تم کو دے دوں گا، سدا خوش رہو۔ وہ چلا گیا تو میں نے ملازمہ سے کہا اماں شانو ماں کو کچھ نہ بتانا، دراصل یہ میرا شوہر تھا، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق بھی نہیں ہوئی تھی، بس رخصتی پر جھگڑا چل رہا تھا کہ ہم بچھڑ گئے، زلزلہ نے ہم کو جدا کر دیا۔ اماں شانو کہنے لگی بیٹی تو اب اس کو بھول جا، جس جگہ تو ہے وہاں سے کوئی شوہر اپنی بیوی نہیں لے جاتا، لے بھی جائے تو دنیا اس کو خوار کرتی ہے اور پھر تم کو واپس یہاں ہی پناہ لینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو تیرے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا تو پھر تو اچھی طرح جانتی ہے یہاں کے قاعدے قانون کیا ہیں، بھلائی اسی میں ہے، ماضی کو دل میں دفن کر دے۔ اماں شانو مجھ پر مہربان تھی، میں جانتی تھی کہ وہ میرا راز افشا نہ کرے گی، لہٰذا میں اس سے دکھ سکھ کر لیا کرتی تھی۔ ٹھکانے پر آ کر میں نڈال تھی، بستر پر لیٹ گئی، ماں نے سمجھا کہ میری طبیعت خراب ہے اسی لیے نڈال پڑی ہوں۔ مجھے دوا لینے کی تاکید کی اور باورچن سے کہا کہ اس کے لیے سوپ بنا دو، بچی کمزور ہو گئی ہے۔ ممی کی ہم پر عنایتیں تو بہت تھی لیکن وہ ہماری عزت کی دشمن تھی، یوں ہم ساری لڑکیوں پر وہ دن رات واری صدقے جاتی تھی، ہم نوٹ کمانے کی مشینیں جو تھی۔ اس بار جب وہ مدیحہ کے پاس آیا میں نے کھڑکی سے دیکھ لیا۔ اگلے روز مدیحہ سے کہا کہ پلیز ذرا تم اس سے کرن کا ذکر کرنا کہ کون تھی، کیسی تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی، اور مجھے بتانا۔ مدیحہ نے مجھے بتایا کہ وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر دنیا والے مجھ سے ساری دولت، ساری خوبصورت لڑکیاں دے دیں، وہ ایک طرف اور کرن ایک طرف، میں ان سب کو ٹھوکر مار دوں گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، دراصل اس جگہ وہ تم کو ڈھونڈنے کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ویگن والے زلزلہ زدہ جگہ سے جو لڑکیاں لے گئے تھے وہ لڑکیاں انہوں نے کوٹھوں کی زینت بنا دی تھی۔ وہ تیری ہی تلاش میں گھوم رہا ہے، میں نے اس کے دل کا راز لے لیا ہے، تجھے اتنا اچھا ہم سفر مبارک ہو۔ اب اگر تو کہے تو میں اس کو تیرا پتہ بتا دوں۔ نہیں مدیحہ، کیونکہ اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، پھر تجھے پتہ ہے نا کہ ماں ڈائن کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، وہ تو اس کو جان سے مروا دیں گی۔ مدیحہ بولی ارے ظالم اس کو ساری حقیقت بتا دے، وہ زبان کا پکا ہے، ایک بار اس شہر سے نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں خوف سے اس وقت نہ بتا سکی مگر سوچتی تھی کہ بتا دوں، یہ سوچنے میں شاید میں نے بہت دیر کر دی۔ اب 6 سال ہونے کو ہیں کہ پھر اس کی صورت نہیں دیکھی، کئی بار فون پر رابطہ کرنا چاہا مگر نہ ہو سکا، شاید اس کا نمبر بدل گیا اور شاید وہ اب کسی اور بازار حسن میں مجھے تلاش کر رہا ہو۔ میری کیفیت اس غم میں ایسی ہو گئی کہ پھر کبھی لبوں پر مسکراہٹ نہ آ سکی۔ سب کہتے تھے اسے کیا ہو گیا ہے، رنگ پیلا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ تب کسی نے ماں کو کہا کہ اس کو مزار پر لے جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تمام دیگر لڑکیوں کے ہمراہ مجھے مزار لے آئیں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں ایک لڑکا، لمبی داڑھی، لمبے بال بکھیرے، بالکل کمزور، لکڑی کی مانند گلے میں زنجیریں ڈالے، وہ سیدھا لباس میں بیٹھا ہے جیسے ہوش و حواس کھو چکے ہوں۔ وہ کسی کو جانتا اور نہ پہچانتا تھا، لوگ اس سے دعا کرانے آتے، وہ بس ہاتھ اٹھا کر سر ہلا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بیٹھا تھا جو صحت یابی کے لیے اس کو دربار لایا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کی منکوحہ کو کچھ گنڈے زلزلہ زدہ علاقے کی ایک گاؤں سے اٹھا کر لائے تھے اور بازار حسن کی زینت بنا دیا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو یہ اس لڑکی کو ہر شہر میں ڈھونڈتا رہا۔ اسے وہ لڑکی مل بھی گئی مگر لڑکی نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہوا۔ تب سے غم زدہ رہنے لگا تھا۔ پھر کچھ دوستوں نے نشے پر لگا دیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اپنی سدبد گنوا دی۔
बस इतना कहना था कि अब लाहौर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। अस्पताल में इलाज भी कराया, ठीक ना हुआ। अब इसकी ये हालत है। सोचा आखिरी कोशिश कर देखें। किसी ने कहा कि मज़ार पर ले जाओ, तो हम यहाँ ले आए हैं। दोस्त का नाम अब्दुल शकूर था। मैंने तमाम किस्सा सुना, फिर अकीदत से दो जाना होकर इस शख्स के सामने बैठ गई कि मेरा ये बुज़ुर्ग मेरा ही जुनैद था। मैंने इसको पहचान लिया, मगर वो मुझे ना पहचाना, क्योंकि इसकी आंखें पहचान खो चुकी थी। सभी दुआ कराने के चक्कर में थे, मगर मुझसे तो वो वहाँ ठहरा ना गया और मैं वहाँ से हट गई, क्योंकि मैंने अपने अंदर झांक लिया था कि मैं क्या हूँ। काश इस वक्त मैं हकीकत जुनैद को बता देती, फिर जो होता देखा जाता। मगर इस वक्त मैं 16 बरस की थी, अकल थी और ना हौसला था। मैं खौफजदा हिरनी की मानंद वैसी इंसानों की शिकारगाह में थी। हर दम दुआ करती हूँ, खुदा करे वो ठीक हो जाए। अपनी बदनसीबी का रोना बहुत रो चुकी, मगर अपनी बुज़दिली पर मैं खुद को भी कभी माफ़ नहीं करूँगी।